नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बिगड़ती हुई इकोनॉमी के ऊपर। काफ़ी समय हो गया है, ठीक होने का नाम ही नहीं लेती इकोनॉमी वहाँ पे। अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से देखा जाए तो 40% के लगभग 40% के लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं वहाँ के ऊपर। फिर इन्फ्लेशन भी लगभग 30-40% 40% के करीब वहाँ पे नज़र आता है। हर चीज़ की कीमतें इतना ज़्यादा हो गई हैं कि जिसकी वजह से जो लोग हैं उनका अ, जीवन बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। कारण कई एक है, सबसे बड़ा कारण जो है पाकिस्तान के अंदर वो तो वहाँ के ऊपर जो करप्शन है, फिर ये इतना ज़्यादा करप्शन है वहाँ पे कि बहुत कम देशों में इतना होता है। फिर उसके अलावा ये भी है कि वहाँ के ऊपर जो है उनकी जो में बेसिक चीज़ें थी वो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। एग्रीकल्चर मेन सोर्स था इनकम का, वो भी बहुत खराब चल रहा है। मानसून ठीक नहीं है, पिछले साल जो फ्लड आया था उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। ज़मीन भी खराब हो गई, फ्लड के साथ-साथ मिट्टी बह के जो आई थी वो खेतों में जम गई है और वो एक बड़ी समस्या है। हालाँकि $10 बिलियन बहुत सी कंट्रीज़ ने प्लेज किया है लगभग कि वो उसको में ठीक करने में लगेगा। लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं उससे, बल्कि बेघर हो गए हैं। उनके कच्चे घर जिन लोगों के थे, वो घर भी बह गए हैं। दूसरे एम्प्लॉयमेंट जो नहीं बढ़ता उसकी वजह हाई इलिटरेसी है। पाकिस्तान ने ज़्यादा ध्यान एजुकेशन पे दिया नहीं। एक सेक्शन नहीं है जो पंजाब और थोड़ा-सा सिंध में आपको नज़र आएगा, या हर प्रांत में है, चारों प्रांतों में है, पाँचों में है। मगर वो बहुत छोटा-सा सेक्शन है। बाकी लोग जो हैं कम पढ़े-लिखे हैं और उनकी इलिटरेसी की वजह से भी उनकी इकोनॉमी पे असर होता है। फिर तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो वहाँ पे बनी हुई है। यानी आज से नहीं बनी हुई है, जब से पाकिस्तान का गठन हुआ है। गठन होने के बाद भी आपस में इन लोगों की लड़ाई हो गई थी। फिर उसके बाद आई थिंक 58 में वहाँ पे कू हो गया। तब से लगातार बार-बार कू होते रहे। और आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की जो पीरियड है बनने के बाद से उसमें आर्मी का शासन रहा। और जब आर्मी शासन में डायरेक्टली शासन में नहीं होती, तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो उसी के इशारे पे चलती है। इनडायरेक्ट रूल उसी का रहता है आर्मी का। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। फिर इसके अलावा एक्सट्रीमिज़्म बहुत ज़्यादा है और मिलिटेंसी भी है, उन्हीं ने इसको बढ़ावा भी दिया है। पाकिस्तान ने डेवलपमेंट एजेंडा कभी नहीं अपनाया, बल्कि दूसरे मुल्कों के जो एजें जो उनके हित होते हैं या जो उनके इंटरेस्ट होते हैं उनको सर्व करता है पाकिस्तान, और उसके बदले में पैसा कमाता है। ये उनका वो है। हमने देखा अफ़गानिस्तान में जब सोवियत फ़ोर्सेस वहाँ पे आईं तो पाकिस्तान को एक बड़ा रोल मिल गया और अमेरिका ने उसको फंडिंग की, इन्हीं ने तुरंत जिहाद डिक्लेयर किया और जिहाद के माध्यम से अफ़गानिस्तान में रशियन फ़ोर्सेस से एक लंबी लड़ाई लड़के उन मुल्क में हारना पड़ा और मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। उसके बदले में इनको काफ़ी पैसा मिला, लगभग 50-60 बिलियन टोटल इन लोगों ने कमाया हो। लेकिन मुल्क जो है वो इस तरह से नहीं चलते उधार और फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना था मुल्क के अंदर नहीं हुआ। दूसरा उनके यहाँ जो एग्रीकल्चर है, फिर एग्रीकल्चर एक कृषि प्रधान देश है, फिर उसके अलावा ये भी है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पुरानी है उनके, अंग्रेज़ों के समय से, और कॉटन भी उनके यहाँ यानी रुई भी उनके यहाँ काफ़ी पैदा होती है। लेकिन ये कि मानसून के बिगड़ जाने से कॉटन कॉटन क्रॉप्स जो है वो बिगड़ गई हैं और खेती जिसकी वजह से टेक्सटाइल मिल भी काफ़ी इफ़ेक्टिव नज़र आती है। फिर उसके बाद ये है कि उनके यहाँ अ, जो अ,
बड़ी समस्या वो ये है कि सेना जो है वो किसी को चलने नहीं देती। अब हालात ये हो गए हैं कि 30-40% इन्फ्लेशन हो गया है। इतनी ज़्यादा ख़ास तौर से खाने-पीने की जो चीज़ें हैं उसका तो कीमत बहुत हो गई है। भुखमरी की कगार पे पहुँच गए हैं लोग, मुल्क से पलायन भी होना शुरू हो गया है। और आज ही अखबारों की में एक ये खबर छपी है कि दुनिया भर में जितने फ़कीर होते हैं या जितने बेगर्स हैं उसमें 90% जो है वो पाकिस्तानी मूल के हैं। ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हज के या उम्रा के नाम पे सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहाँ भीख माँगते हैं या अलग-अलग बहानों से जाके बड़ा ऑर्गेनाइज़ ये रैकेट है वहाँ के अंदर। और इसके अंदर बहुत से लोगों को भी इन लोगों ने पकड़ रखा है, जिनको ये किडनैपिंग करके ले जाते हैं बच्चों को, उनसे भी इस तरह के काम करते हैं। इस पे वहाँ की सेनेट ने काफ़ी चिंता ज़ाहिर की है। अब देखना ये है कि अफ़गानिस्तान के हालात तो बिगड़ गए हैं। अब इन्हीं ने जो इनकी जो हार हुई थी 1971 की जंग में भारत के साथ, उसके बाद से इनकी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि भारत को किसी भी सूरत से कश्मीर में आतंक को बढ़ाना। उसके अलावा ये था, पहले अफ़गानिस्तान का मसला आ गया था तो पहले अफ़गानिस्तान इन्हीं ने वहाँ उसको डिस्टेबलाइज़ किया। तब इन्हीं ने फिर उसके बाद उसमें प्रो जो अफ़गान गवर्नमेंट थी वहाँ प्रो पाकिस्तान अफ़गान गवर्नमेंट का गठन किया, मगर उनकी आपस में लड़ाई हो गई और सिविल वॉर हो गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि इन्हीं ने वहाँ पे नया फ़ोर्स खड़ी की तालिबान। तालिबान ने उनको हटा के स्वयं सत्ता हासिल की, जो ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। 1996 से लेके 2001 के शुरू में उसको अमेरिकन्स ने हटा दिया। देखिए का अमेरिकन का मानना ये है कि जो वहाँ पे अल-कायदा थी और अल-कायदा का इन्वॉल्वमेंट जो था 9/11 यानी जो ट्विन टावर के ऊपर न्यूयॉर्क में अटैक हुआ था उसमें इन लोगों का हाथ था। ये कह के उन्होंने अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को डिसमिस किया, हटाया आर्मी के माध्यम से, फ़ोर्स से, और स्वयं सत्ता ले ली। 20 साल से भी ज़्यादा सत्ता में रहे, लेकिन फिर पाकिस्तान बेस बना के अब तालिबान ने दोबारा से अपनी सत्ता हासिल कर रखी। लेकिन तालिबान तो पावर में आ गए हैं, मगर उनके रिश्ते अच्छे नहीं है इस समय जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उससे। अब देखना ये है कि ये हालात जो हैं लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और अगर ऐसे ही रहा तो बहुत से लोगों का मानना ये है कि अराजकता भी फैल सकती है। अगर खाने को नहीं मिला लोगों को, गुर्बत इसी तरह बढ़ती रही तो एक स्टेज पे लूट-मार शुरू हो जाती है। और इस तरह की रिपोर्ट्स आई भी हैं कि ट्रक जो गेहूँ को लेके जा रही थी उसको रास्ते में गाँव में लोगों ने रोक के लूट लिया। इस तरह की खबरें भी बराबर आती रहती हैं। दूसरी बात ये है कि हालात इतने खराब हैं, एक तरफ तो इस्लामिक मिलिटेंसी है जो इनका बहुत अहम रोल प्ले करती है, जिसके माध्यम से ये अपना इन्फ्लुएंस जो अफ़गानिस्तान में जो इन्हीं ने खोया था, जो जो इन्हीं ने बांग्लादेश में अपना बांग्लादेश के गठन की वजह से ईस्ट पाकिस्तान को जो खोया था, अब ये चाहते हैं कि अ, इसके माध्यम से आतंकवाद के माध्यम से अ, वो अ, उसके ऊपर कब्ज़ा करना, अफ़गानिस्तान के ऊपर अपना वर्चस्व बनाना, कश्मीर को ऊपर अपना अ, कश्मीर के अंदर अराजकता फैला देना, ये इनकी इस तरह की पॉलिसीज़ रही हैं और धीरे-धीरे ये सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं इस्लाम के नाम पे, क्योंकि वहाँ पे तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं। उस बजाय डेवलपमेंट एजेंडा बनाने के, इंडस्ट्री खोलने की, मेरा ख़्याल है अगर ये इंडस्ट्री खोलते और ट्रेड को इनकरेज करते, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल हर तरह की, तो मैं समझता हूँ इनको कम पैसे में ज़्यादा तरक्की पाकिस्तान कर ले। पाकिस्तान में जो इस समय इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर बंद हो गई हैं। उसका कारण ये है कि बिजली की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि उनको चलाना मुश्किल हो रहा है, प्रॉफ़िट नहीं नज़र आता। पहले तो उनके यहाँ उनके जो इंजन ऑफ ग्रोथ है इकोनॉमिक का वो प्राइवेट सेक्टर है। पहले भुट्टो साहब ने काफ़ी नेशनलाइज़ेशन किया 70s में, फिर
ज़ियाउल हक साहब जब सत्ता में आए तो उन्हीं ने इकोनॉमी को इस्लामाइज़ करने की कोशिश की, उससे और कन्फ्यूजन हो गया। जैसे कि इकोनॉमी को आप इस्लामाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन उनका ये एक अटेम्प्ट था, जो फेल हुआ, उससे बहुत नुकसान हुआ वहाँ की इंडस्ट्री को। फिर 90s की दशक से प्राइवेटाइज़ दोबारा से प्राइवेट इंडस्ट्री को एनकरेज किया जा रहा है, जो काफ़ी बढ़ भी गई थी। लेकिन समस्या ये है कि 2 चीज़ों से इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एक तरफ तो खेती का बिगड़ जाना और दूसरी तरफ पैंडेमिक का आ जाना, ये लगभग ऑलमोस्ट आगे-पीछे ही का है पीरियड है। और उसके बाद जो हुआ उनके यहाँ, वो हम सब जानते हैं किस तरीके के हालात लगातार चले जा रहे हैं। इनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल और बढ़ गई, इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, उसका सीधा असर इम्पैक्ट हुआ वहाँ की इकोनॉमी पे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी जो बाहर की कंपनीज़ निवेश करना चाहती भी थी पहले पाकिस्तान में, कॉटन, टेक्सटाइल और दूसरी सेक्टर्स में, वो उन्हीं ने आना बंद कर दिया। इनस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करने पे नहीं तैयार और फिर इतनी वीक इकोनॉमी में कौन इन्वेस्ट करेगा? प्रॉमिस ज़रूर सऊदी अरेबिया कर रहा है कि वो वहाँ पे एक बड़ा रिफाइनरी लगाएगा, गॉडर में एमओयू भी साइन हुआ, मगर वो लोग भी रिलक्टेंट हैं पैसा इन्वेस्ट करने में पाकिस्तान में। यूएई के साथ भी यही दिक्कत है, वो चाहता तो है लेकिन वो चाहता है कि पोर्ट वगैरह उसके उसको मिल जाए या पावर प्लांट्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट किया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉरिडोर था इनके लिए। इन्हीं ने सोचा ये था कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसके साथ-साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इकोनॉमी सुधर जाएगी। और दूसरे ये भी था कि उसके अंदर लघु उद्योग को भी बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन हुआ ये कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आए। उन प्रोजेक्ट को चलाने के बनाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए चाइना ने अपने वर्कर और अपने इंजीनियर को भी बुला लिया। तो जो एम्प्लॉयमेंट मिलने चाहिए थे वो जितना इन्हीं ने सोचा था उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। फिर ये हुआ कि उनके खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन बन गई, जो पावर प्लांट्स लगाए उन्हीं ने बड़े-बड़े, उनसे एक तो इकोलॉजिकल बहुत नुकसान हुआ इकोलॉजी को वहाँ की और फिर दूसरी बात ये कि एनवायरनमेंट पे भी उसका असर पड़ रहा है और तीसरी बात ये कि लोकल जनता उनके खिलाफ थी। अब जो कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो कीमत यानी कॉस्ट जो आ रही है, वो बहुत ज़्यादा है, जो पाकिस्तान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान चाइना जो है उसको शिफ्ट करे दे रहा है, बिजली को अब वो अपने मुल्क में ले जा रहा है, काशगर यानी ज़िंजियान प्रोविंस में जो पाकिस्तान से जिसके बॉर्डर मिलते हैं। पाकिस्तान से तो नहीं मिलते, कश्मीर नॉर्दर्न टेरिटरीज़ जिसको हम जो पहले कहलाती थी, उससे उसके गिलगित-बल्तिस्तान वगैरह जो क्षेत्र है, उससे जो भारत का एरिया है, पाकिस्तान के कभी भी चाइना से कोई बॉर्डर नहीं मिलता था। चाहे पाकिस्तान उनका नेबर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये ज़मीन उनके कब्ज़े में है फ़िलहाल, तो ये इस तरह से वहाँ जा रहा है। अब ये है कि चाइना के खिलाफ एक वहाँ पे बहुत एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट्स बहुत नज़र आते हैं। बलूचिस्तान में तो लगातार चाइना के खिलाफ जिसे कहना चाहिए चाइनीज़ वर्कर को हत्याएँ भी हो रही हैं, उनके खिलाफ नारे भी लगते हैं। वहाँ के जो बलूच हैं वो नहीं चाहते कि वहाँ पे इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट बने। प्रोजेक्ट मेगा जो बन रहे हैं उसमें बाहर के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। बलूचिस्तान की अपनी पॉपुलेशन बहुत कम है, उनको लगता है कि आने वाले समय में बाहर के लोग मेजॉरिटी में होंगे और वो माइनॉरिटी में हो जाएँगे। उसके चलते हुए उनके खाना-पीना, कल्चर हर चीज़ पे असर पड़ रहा है। उनका जो अपना खान-पान है वो उनको लगता है कि उसको सस्टेन करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और इन सबको देखते हुए वहाँ पे लोकल रिज़ेंटमेंट बहुत बढ़ गया है चाइना के खिलाफ। तो चाइना पाकिस्तान ने जो सोचा था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से उसको फ़ायदा होगा, तो वो फ़िलहाल तो नज़र नहीं आता। दूसरी बात ये कि इनस्टेबिलिटी की वजह से जो बॉर्डर पोर्ट है, उसपे जो इन्होंने सोचा था कि ट्रैफ़िक आएगी, जो सामान आएगा, वो भी उतना नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी समस्या उनके सामने बनी हुई है और ये एक उसको कहते हैं व्हाइट एलिफेंट बन गया है और फ़िलहाल चाइना ने अभी खबरें आई हैं कुछ दिन पहले, उसमें ये चाइना ने तय किया है कि वो फ़िलहाल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएँगे क्योंकि वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं।
उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में पाकिस्तान ने कहा है कि वो बातचीत करके उनको दोबारा से मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये है कि वो भी खुश नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी होती है वो एक तरफ तो चाइनीज़ से बात करता है, दूसरी तरफ वो आतंकवादी ग्रुप को भी इनकरेज करता है कि चाइना के अंदर उपद्रव बढ़ जाए। तीसरी बात ये कि वो असमर्थ है, जो वहाँ पे आतंकवादी ग्रुप हैं या जो वहाँ पे नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, जो चाइना के खिलाफ हैं, उनको रोकने में भी असमर्थ रहा है। और इस तरह से देखा जाए तो हालात उनके लगातार, देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है तो किसी हद में सुधर जाती है, हालात बन जाते हैं, कोलिशन बन जाता है, बहुत तरीके होते हैं, जनता मदद कर देती है बनने में। लेकिन इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी अगर आ जाए, इकोनॉमिक फेल्योर अगर हो जाता है, तो दोबारा से उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। और जहाँ ऐसा होता है, पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट पहले ही से थी और अब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है खतरे का। ये न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि मैं समझता हूँ उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो या भारत हो, इन सब के लिए खतरा है। और मेरा मानना ये है कि भारत, ईरान और सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स जहाँ पे आतंकवाद जाता है यहाँ से, उनको एक समूह तरीके से इससे डील करने की कोशिश है, जो लगातार भारत कर भी रहा है। भारत के एनएसए जो है वो बराबर मिलते रहते हैं इन क्षेत्रों में और बातचीत भी चलती रहती है। देखना ये है कि आने वाले समय में क्या हालात होते हैं, किस तरफ जाता है। फिलहाल पाकिस्तान को न तो कोई बड़ी किसी की जो अभी उनको इकोनॉमिक मदद मिली है $3 बिलियन की अमेरिका ने दी है, फिर उसके अलावा $2 बिलियन उनको सऊदी अरेबिया ने दिया है और $1 बिलियन उनको जो है वो यूएई से मिला है। अब ये जो है मैं समझता हूँ 3-4 महीने के लिए काफ़ी होता है, उसके बाद ये क्या करेंगे? हालाँकि इनके यहाँ जो रेमिटेंसेस आते हैं, उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। इनके पास रेमिटेंसेस पहले से ज़्यादा आते हैं कुछ। अ, डॉलर की भी इनकी जो पहले दो ₹290 का $1 था, अब ये है कि वो घट के 280-82 के करीब आ गया है। क्या ये सस्टेन कर पाएगा ये कहना अभी मुश्किल है, इसलिए कि ये इसका सस्टेनेंस लंबे समय तक इसी के बाकी इकोनॉमी जो है वो उसमें सुधार नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका भी सस्टेन करना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान ने अब एक काम और किया है कि जो उसके इम्पोर्ट फूड आइटम्स की जो इम्पोर्ट है, उसके ऊपर जो उसके टैक्सेस हैं, उसमें काफ़ी कमी की है। उन्हें उम्मीद है कि बाहर से खाने का खाद्य सामग्री आ जाएगी, तो उससे उनकी कुछ राहत लोगों को मिल जाएगी। जो फूड शॉर्टेजेस हैं, वो कुछ कम हो जाएँगी। लेकिन फिर ये कि बाहर से अगर सामान ज़्यादा आएगा, इम्पोर्ट बढ़ेगा, तो फ़ॉरेन एक्सचेंज भी इनको काफ़ी देनी पड़ जाएगी। इसलिए उसके लिए भी बहुत से लंबे समय तक ये नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये भी है कि भारत से जो इनकी हमेशा भारत को का एक ये थ्रेट बनाए रहते हैं अपने मुल्क में, भारत से खतरा है और सेना जो है वो एक मेन रोल प्ले करती है, सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन जाता है। यहाँ तक अ, समस्या ये भी है, उसके अलावा समस्या ये है कि भारत से ये डायरेक्ट सामान नहीं खरीदते, मगर यूएई से भारत का सामान जो है लगभग $5 बिलियन का हर साल खरीदते हैं, जिसका इनको काफ़ी पैसा देना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन और उसी चीज़। अगर भारत से ये सीधा खरीदें तो इनको काफ़ी उसमें फ़ायदा भी हो सकता है, अगर भारत से ट्रेड होता तो इनको बहुत फ़ायदा होता। लेकिन भारत को ये जो है भारत ने इनको दे रखा था मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट इकोनॉमी को इनकी, ताकि ये आके कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को नॉट फे मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो ट्रेड भी नहीं हो पा रहा और इनके कारणवश पाकिस्तान की समस्याएँ लगातार जिसके कारणवश बढ़ती जा रही हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, कुछ समय के बाद हम फिर हाज़िर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद।